तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस नए विश्लेषण को। आज हम एक ऐसी सदियों पुरानी प्राचीन संस्कृत पहेली को सुलझाने जा रहे हैं जो वाकई किसी रोचक जासूसी कहानी से कम नहीं है। हम उस स्रोत सामग्री का अध्ययन कर रहे हैं जो सदियों पहले लिखी गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। देखिए, ये सिर्फ कोई व्याकरण या ग्रामर का मुद्दा नहीं है, ये इस बारे में है कि मानव मस्तिष्क में शब्द आखिरकार अर्थ या मीनिंग पैदा कैसे करते हैं। जब कोई भी वाक्य बोला जाता है तो हमारे सोचने की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है। एक तरह से हम भाषा और वास्तविकता के गहरे संबंध यानी द ग्रामर ऑफ रियलिटी की पड़ताल कर रहे हैं। आज के इस पूरे विश्लेषण को हम मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटेंगे: अर्थ का विरोधाभास, क्रिया और कारक, अन्योन्याश्रय समस्या, शब्दों की अपनी अंतर्निहित शक्ति और आखिर में देवदत्ता और क्रिया का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले भाग पर, द पैराडॉक्स ऑफ मीनिंग। ये एक बेहद प्राचीन भाषाई पहेली है। हमारी भाषा के अंदर एक बहुत ही क्लासिक मुर्गी या अंडे वाली समस्या छुपी हुई है। सवाल बहुत सीधा सा है, पहले कौन आता है, क्रिया या उस क्रिया को करने वाला कर्ता? सोचिए, जब कोई वाक्य कहा जाता है तो क्या कर्ता क्रिया को जन्म देता है या फिर क्रिया पहले से तय होती है और अपने अनुसार एक कर्ता की मांग करती है? ये सिर्फ कोई एकेडमिक सवाल नहीं है, बल्कि इसी पर यह निर्धारित होता है कि अलग अलग शब्द आपस में जुड़कर आखिर एक अर्थपूर्ण विचार बनाते कैसे हैं। इस पहेली की तह तक जाने के लिए स्रोत सामग्री में एक बेहद महत्वपूर्ण शब्द पेश किया गया है, क्रिया। अब क्रिया सिर्फ कोई साधारण काम या एक्शन नहीं है, यहां इसे एक उत्पादक शक्ति या भावना के रूप में देखा गया है। क्रिया को एक इंजन की तरह समझिए जो किसी भी व्याकरणीय वाक्य को आगे बढ़ाता है। बिना क्रिया के शब्द सिर्फ यहां वहां बिखरे हुए नाम हैं जिनमें अपनी कोई गतिशीलता या दिशा होती ही नहीं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, एक्शंस एंड नाउन केसेस, जो वाक्य रचना के आधार हैं। अगर क्रिया को अकेला छोड़ दिया जाए तो वो अकेले कुछ नहीं कर सकती। उसे अपना काम पूरा करने के लिए सहायकों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें कारका कहते हैं। कारका असल में एक ऐसी भूमिका है जो एक संज्ञा किसी क्रिया के संदर्भ में निभाती है। ये काम करने वाला एजेंट हो सकता है या जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। आसान शब्दों में कहें तो क्रिया किसी नाटक की निर्देशक है और कारका उस नाटक के वो पात्र हैं जो क्रिया को हकीकत में बदलते हैं। यहां प्राचीन विद्वानों के बीच एक बड़ी इंटरेस्टिंग बहस चल रही थी। मुद्दा यह था कि अर्थ उत्पन्न करने में सबसे मुख्य भूमिका होती किसकी है। एक तरफ है सूप, यानी संज्ञा की विभक्तियां जो बताती हैं कि कर्ता या कर्म कौन है, और दूसरी तरफ है टिंग, जो क्रिया की विभक्तियां हैं और उसकी उत्पादक शक्ति दर्शाती हैं। बहस इस बात पर थी कि शब्द का अर्थ संज्ञा की स्थिति पर ज्यादा निर्भर करता है या क्रिया की शक्ति पर। और इस पूरी चर्चा का जो केंद्र है वो है ये महत्वपूर्ण सूत्र, अन्न प्रतिषेधक छा। इसके जरिए स्रोत सामग्री ये गहरा सवाल उठाती है कि क्या वाक्य की संरचना और उसका अर्थ कड़े व्याकरणीय नियमों से बंधे होते हैं या फिर एक आंतरिक तार्किक आवश्यकता, एक नेचुरल लॉजिक इसे चला रहा है। ये समझना बेहद अहम है, क्योंकि अगर सब कुछ सिर्फ नियमों पर निर्भर है तो भाषा बहुत यांत्रिक या मैकेनिकल हो जाती है, लेकिन अगर तार्किक आवश्यकता उसके पीछे है तो बात बहुत गहरी हो जाती है। तो यहीं से हम पहुंचते हैं अपने तीसरे भाग पर, द म्यूचुअल डिपेंडेंस प्रॉब्लम, यानी अन्योन्याश्रय पैराडॉक्स। अन्योन्याश्रय, जिसका सीधा सा मतलब है परस्पर निर्भरता या म्यूचुअल डिपेंडेंस, ये एक तार्किक दोष है जहां दो धारणाएं एक दूसरे को समझने के लिए पूरी तरह एक दूसरे पर ही निर्भर होती हैं। सोचिए कि कॉन्सेप्ट ए को अस्तित्व में आने के लिए कॉन्सेप्ट बी की जरूरत है और बी को अस्तित्व में आने के लिए एक ही। तो फिर आखिर शुरुआत कहां से होगी? व्याकरणाकारों के लिए ये एक काफी बड़ी समस्या बन गई कि भाषा में अर्थ शुरू कहां से होता है। इस समस्या को विश्लेषित करने के लिए टेक्स्ट एक पूरा तार्किक क्रम समझाता है। पहला चरण, एक क्रिया सुनी जाती है। दूसरा चरण, सुनने वाला उस क्रिया के अर्थ को पकड़ता है। और तीसरा चरण, वो क्रिया अपने अस्तित्व को पूरा करने के लिए जो भी आवश्यक कर्ता या कारक हैं उन्हें अपने आप आगे प्रोजेक्ट करती है। ये कोशिश थी इस बात को स्थापित करने की कि कैसे एक बोला गया वाक्य सीधे हमारे मस्तिष्क में अर्थ का सृजन करता चला जाता है। लेकिन ठहरिए, इन चारणों के बावजूद एक पैराडॉक्स लूप सामने आ खड़ा होता है। देखिए, संज्ञा को संदर्भ के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है और क्रिया को अपना काम पूरा करने के लिए संज्ञा की जरूरत होती है। अगर दोनों ऐसे ही एक दूसरे का इंतजार करते रहेंगे तो अर्थ कभी शुरू ही नहीं हो पाएगा।
अगर इस चक्र को नहीं तोड़ा गया तो भाषाई संचार पूरी तरह से विफल हो जाएगा। इस लूप का कोई ना कोई समाधान निकालना लॉजिकली बेहद जरूरी था। और यहीं पर आकर एंट्री होती है हमारे चौथे भाग की, इनहेरेंट पावर ऑफ वर्ड्स। यही वो चाबी है जो इस चक्र को तोड़ती है। इस पैराडॉक्स या विरोधाभास को तोड़ने का समाधान है शक्ति। शक्ति का मतलब है शब्दों की अपनी अंतर्निहित क्षमता। इसे समझने के लिए सोचिए, जैसे आजकल हमारे स्मार्टफोन्स या सर्च इंजन्स में ऑटो कंप्लीट फीचर होता है ना। टेक्स्ट इस बात पर जोर देता है कि शब्द सिर्फ बेजान ध्वनियां नहीं है, उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो अर्थ और उससे जुड़े रिश्तों को ऑटोमैटिकली हमारे दिमाग में पेश कर देते हैं। शब्द को बोलते ही वो अपनी शक्ति से बाकी जरूरी चीजों को खुद आकर्षित कर लेता है। इसी शक्ति के विचार को और मजबूत करने के लिए स्रोत में बताया गया है कि अंडरस्टैंडिंग द ग्रामेटिकल केस डायरेक्टली फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ वन ग्रास्प्स द इनिशियली इंटेंडेड एक्शन। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि व्याकरणीय शब्द अपने आप में इतने समर्थ होते हैं कि उन्हें सुनते ही एक व्यक्ति पहले से तय की गई क्रिया और कर्ता दोनों को एक साथ ऑटोमैटिकली समझ जाता है। उसे किसी एक पर रुकने या किसी क्रम का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शब्द की ताकत खुद ब खुद पूरा चित्र दिखा देती है। तो शक्ति ने इस पैराडॉक्स को आखिर कैसे सुलझाया? पहली बात, ये क्षमता अनंत काल से शब्दों में शामिल है। दूसरी बात, क्रिया नेचुरली कर्ता की जरूरत को सामने लाती है। और तीसरा, क्रियाओं में ही वो ताकत है कि वो संज्ञा को अपने आप हमारी सोच के दायरे में खींच लाती हैं। नतीजा ये होता है कि वो मुर्गी और अंडे वाला म्यूचुअल डिपेंडेंस का लूप बिल्कुल किनारे हो जाता है। हमारा मस्तिष्क इन सबको एक झटके में शक्ति के माध्यम से प्रोसेस कर लेता है। अब आते हैं अपने पांचवें और अंतिम भाग पर, देवदत्ता एंड द एक्शन। चलिए इस थियोरी को प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई करके देखते हैं। प्राचीन व्याकरण का एक बेहद प्रचलित उदाहरण लीजिए, देवदत्ता पचाती, जिसका अर्थ है देवदत्ता खाना बनाता है। अब सवाल उठ सकता है कि इस इतने साधारण से वाक्य में आखिर ऐसा क्या खास है, लेकिन ये टेक्स्ट इसी छोटे से वाक्य का उपयोग करके उस बेहद जटिल और बड़ी भाषाई शक्ति को साबित करता है जिसकी हमने अभी चर्चा की है। इसे समझने के लिए एक नया शब्द यहाँ आता है, लक्षणा, जिसका अर्थ है तात्पर्य या इम्प्लीकेशन। क्या पचाती शब्द अपने आप में देवदत्ता को बयान करता है? लक्षणा का सिद्धांत हमें सिखाता है कि कैसे एक शब्द अपने शब्दी अर्थ से भी आगे बढ़कर उस पूरे रिश्ते को अपने अंदर समा लेता है। जब हम कुक सुनते हैं तो कुक के आंतरिक अर्थ में ही किसी बनाने वाले की मौजूदगी का तात्पर्य छुपा होता है। ये जो इम्प्लाइड मीनिंग है, यही लक्षणा है। इसे ऐसे समझिए, जैसे ही शब्द कहा गया पश्चान्ति, तो उसकी जो अंतर्निहित शक्ति थी उसने तुरंत मस्तिष्क में किसी कर्ता या एजेंट की मांग पैदा कर दी, क्योंकि एक्शन अकेला तो हो नहीं सकता। उसके तुरंत बाद शब्द आया देवदत्ता, जिसने उस जरूरत को पूरा कर दिया और एक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो गया। क्रिया ने अपनी जरूरत बताई और कर्ता ने आकर उसे पूरा कर दिया। किसी को भी एक दूसरे की राह तकने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष ये निकलता है कि क्रिया के अंदर ही अंतर्निहित रूप से ये क्षमता होती है कि वो सुनने वाले के मस्तिष्क में आवश्यक कर्ता और विषयों का पूरा चित्र प्रोजेक्ट कर सके। मानव भाषा बिल्कुल किसी ऑटो पायलट की तरह एक अत्यंत शक्तिशाली मैकेनिक्स पर काम करती है। हमारे शब्द कोई बिखरे हुए हिस्से नहीं हैं, वो एक ऑर्गेनिक पूर्णता की तरह एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस विश्लेषण के बाद भाषा को देखने का हमारा नजरिया जरूर बदलेगा। अंत में चलिए इस एक काफी गहरे सवाल पर विचार करते हैं, क्या भाषा हमारी वास्तविकता को आकार देती है या वास्तविकता से भाषा के नियम बनते हैं? इस प्राचीन टेक्स्ट और शक्ति के सिद्धांत को देखने के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि भाषा के अंदर दुनिया का पूरा दर्शन बसा हुआ है? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है जो वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।